तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर और सिंपल कैपेसिटी। तो बच्चों नेक्स्ट यदि मैं बोलता हूं आपको कैपेसिटी, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो कैपेसिटी सिंपल इसका कॉन्सेप्ट, जैसे अपन वाटर टैंक के लिए बात करते हैं और वाटर टैंक की एक फिक्स कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए कोई वाटर टैंक है 1000 लीटर का है, मतलब उसके नेम इस 1000 लीटर बोलने से हमको समझ में आ गया कि उसमें हम लोग वाटर कितना स्टोर कर सकते हैं, 1000 लीटर। बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर होता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि उस कंडक्टर में हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वो समझ में आता है। किसी भी कंडक्टर की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, जैसे वाटर टैंक की फिक्स कैपेसिटी होती है ना, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हम स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा वाटर डालोगे तो ओवरफ्लो होने लगेगा। वैसे ही कंडक्टर के लिए भी होता है। कंडक्टर जो है उसमें चार्ज जो है एक फिक्स क्वांटिटी तक आप स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा चार्ज दोगे तो ओवरफ्लो होने लगेगा, मतलब एयर में लीक होने लगेगा। तो जैसे यदि हम यहाँ पर वाटर टैंक की बात कर रहे थे, मान लीजिए वाटर आप इंक्रीज करते जाते हैं, क्वांटिटी आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो क्या इंक्रीज होता है रहता है, वाटर लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी इंक्रीज होगी। वो तो यदि 1000 लीटर का है तो उतना ही आएगा उसमें। आप वाटर इंक्रीज करोगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा, लेकिन टैंक की जो कैपेसिटी है वो फिक्स रहेगी। इसी तरीके से यदि आप कोई कंडक्टर है और यदि इसको चार्ज आप देते जाओगे तो क्या इंक्रीज होता है, इसका पोटेंशियल। मैंने आपको पहले बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें फर्स्ट फैक्टर आपको यही बताया था। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते, तो उसमें फर्स्ट डिस्कशन वही हुआ था, चार्ज। इफ द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो यदि आप किसी कंडक्टर पर चार्ज इंक्रीज करते जाओगे तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 into Q/R। यदि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यदि हम बात करते तो उसका फॉर्मूला ये था, Q कहां पर है, न्यूमरेटर में। चार्ज इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ऐसा पूरा डिस्कस किया था मैंने। तो जैसा यहाँ वाटर इंक्रीज कर रहे हैं वैसा यहाँ चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस कंडक्टर की कैपेसिटी फिक्स रहेगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ वाटर बोलते हैं और यहाँ पर वाटर की जगह चार्ज बोलते हैं, वहां वाटर लेवल बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन कैपेसिटी दोनों के लिए बोलते हैं। तो कैपेसिटी टर्म से हमको ये समझ में आता है कि हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और बस ऐसे ही इसकी डेफिनेशन बनती है। अभी मैं आगे समझाने वाला हूं। एक्चुअली में कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = Q/V, ये फॉर्मूला बनता है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर है। आप चार्ज इंक्रीज करोगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यदि मान लीजिए पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 वोल्ट, तो C = Q हो जाएगा, और यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। The capacity of a conductor is equal to that amount of charge which is required to increase its potential by 1 volt. The capacity of a conductor is equal to that amount of charge which is required to increase its potential by 1 volt. तो ये है बच्चों
कैपेसिटी की डेफिनेशन। तो बच्चों आपने देखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअल में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था। चार्ज इंक्रीज करोगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, therefore Q is equal to C into V, और इसका मतलब C is equal to Q by V। तो ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है, और जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी वो इसी के बेसिस पे बताई थी कि यदि अपन V को 1 कर देंगे तो C is equal to Q, thus the capacity of a conductor is equal to that amount of charge which is required to increase its potential by 1 volt। अब जब ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कैपेसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, तो आपको पता है Q by V, C is equal to चार्ज, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था 80। भाई I is equal to आपका क्या था Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो Q is equal to I into T, करंट को आप एम्पियर में बताएंगे तो T से, तो 80, या अभी ना भी लिखे तो थोड़ा सा रुक जाओ तो Q लिखे रहने दो। V के लिए जरूर आपको पता था W by Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, इसका मतलब चार्ज न्यूमरेटर हो जाएगा तो C इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय W, इसका मतलब C इज इक्वल टू चार्ज के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर दो 80, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और W वर्क ml स्क्वायर T माइनस 2, तो C इज इक्वल टू डेफिनेटली दिया जाएगा a स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर T माइनस 2, means C is equal to m minus 1 L minus 2 T to the power 4 A to the power 2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज देखिए न्यूमरेटर में है और पोटेंशियल डिनोमिनेटर में, और चार्ज की आपको यूनिट पता है स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट, इन एसआई सिस्टम कूलम पर वोल्ट। भाई चार्ज को अपन एसआई सिस्टम में कूलम में मेजर करते हैं, सीजीएस में स्टेट कूलम में, पोटेंशियल के लिए अपन को मालूम है स्टेट वोल्ट, एसआई सिस्टम में वोल्ट, इसलिए याद आएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों और स्टेट फैरेड, स्टेट फैरेड, और यहां पर अपन बोलते हैं फैरेड F। फिर कन्वर्शन, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू, ये दोनों एक ही बात है, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 फैरेड इज इक्वल टू, तो बच्चों 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, 1 coulomb is equal to how many state coulombs? 3 into 10 to the power 9 state coulombs, and 1 volt is equal to 1 by 300 state volts, ये अपन देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 farad is equal to, भाई 3 ऊपर चला जाएगा तो कुल मिलाकर जाएगा 9 into 10 to the power 11 स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट, और स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? स्टेट फैराड्स। तो इसका मतलब है 1 फैराड इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 11 स्टेट फैराड्स। ये कन्वर्जन की अपन को बच्चों जरूरत पड़ती है
आप लोग को याद करना चाहिए, बल्कि आप लोगों को सारे कांस्टेंट, सारे कन्वर्शंस जो हैं वो एक पेज पर लिखना चाहिए। तो नेक्स्ट बच्चों, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो मान लीजिए कंडक्टर, इसका रेडियस है r और इसको आपने चार्ज दिया है q, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो निश्चित रूप से हमको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा C इज इक्वल टू Q बाय V, और हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू Q बाय r। एप्सिलॉन r की जगह अपन K भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q बाय r। Q कैंसिल, फाइनली C is equal to 4 pi epsilon naught epsilon r into capital R। In air epsilon r, या फिर इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब एयर में एक कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा C is equal to 4 pi epsilon naught into r। अब SI सिस्टम में जब अपन बात करते हैं तो हमको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 into 10 to the power 9, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 into 10 to the power 9। लेकिन यदि अपन यही बात CGS में करें तो आपको मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1। CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है। SI सिस्टम में कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। बस CGS में 1 होती है। तो यदि हम इसी को CGS में बोले, इन CGS सिस्टम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब C इज इक्वल टू R। और आप सबको पता है कि रेडियस को यदि हम CGS सिस्टम में मेजर करेंगे तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जब रेडियस सेंटीमीटर में रहेगा तो कैपेसिटी को भी सेंटीमीटर में बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, इसकी यूनिट CGS सिस्टम में बात करें तो सेंटीमीटर भी होती है। स्टेट फैरेड तो होती ही है, सेंटीमीटर भी होती है, और क्वेश्चन बनता है ये। अब यहां पर यदि हम पूछो आपसे कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, इसका मतलब अर्थ कितना चार्ज स्टोर करती है, कर सकती है मैक्सिमम। तो अर्थ के लिए हमको मालूम है यदि C is equal to 4 pi epsilon naught into R, इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9। तो 4 pi epsilon naught is equal to 1/9 into 10 to the power 9। और आप सबको पता होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज को आप 2, 3, 4, 5 पेजों पर आप नोट कीजिए, 11th सिलेबस से लेकर 12th सिलेबस तक। इसमें से एक जो है वो भी आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, जो आपने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में देखा था। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है?
6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, क्योंकि एसआई सिस्टम में कर रहा हूं ना, तो एसआई सिस्टम में वैल्यू रखोगे कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा, और ये होती है एक्चुअली में अर्थ की कैपेसिटी। तो ये है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। फॉर्मूला होता है इसका C is equal to 4 pi epsilon naught into K into R, और epsilon R, where epsilon R or K it is called dielectric constant। तो बच्चों मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आपको बोर्ड दिखे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर की कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल यदि आप थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला है C is equal to Q by V। जो फैक्टर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहे थे वो सारे फैक्टर्स कैपेसिटी को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था C is equal to Q by V। तो निश्चित रूप से जो फैक्टर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहे थे वो चार्ज को करेंगे। तो हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते थे, अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। उसमें से फर्स्ट था चार्ज। तो आप लोग याद कीजिए, फर्स्ट अपन बोलेंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। तो नो डाउट कैपेसिटी को भी अफेक्ट करना चाहिए। कैसे अफेक्ट करेगा जरा सोचो। तो आपको पता था V is directly proportional to Q, ये आपने लिखा था। यदि चार्ज इंक्रीज करते हो तो उस सेम रेशियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। मतलब चार्ज को डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कैपेसिटी है C is equal to Q by V, और बाद में C डैश चार्ज को आपने डबल कर दिया, पोटेंशियल भी डबल हो गया क्योंकि सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। ये 2 कैंसिल हो गया तो फिर Q by V आ गया। तो by 1 and 2 C is equal to C डैश। मतलब जब चार्ज Q था तब भी कैपेसिटी C थी, और जब चार्ज आपने डबल किया तो 2Q हुआ तो पोटेंशियल भी डबल हो गया। लेकिन कैपेसिटी कैसी बनी हुई है, सेम C डैश इज इक्वल टू C। इसका मतलब चार्ज जो है वो कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि जिस रेशियो में चार्ज इंक्रीज होगा सेम रेशियो में पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और ये रेशियो कैसा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट। तो आप बोल ही रहे हो Q is directly proportional to V, Q is equal to C into V, C कांस्टेंट बोल रहे हो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो चार्ज, और अभी आप देखिए मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था आपको कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। उसका फॉर्मूला क्या आया था, V is equal to 1/4 pi epsilon naught into सॉरी C is equal to 4 pi epsilon naught into R। R था, चार्ज Q नहीं था, इसीलिए कैपेसिटी जो है उसको चार्ज अफेक्ट नहीं करता। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज। और आप ध्यान दे तो मैंने एग्जांपल भी दिया आपको स्टार्टिंग में वाटर टैंक का। मैंने बोला वाटर इंक्रीज करो क्या इंक्रीज होगा, वाटर लेवल, लेकिन कैपेसिटी कैसे रहेगी, फिक्स। और सेम आपको कंडक्टर के लिए बताया था, चार्ज इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटी कैसी रहेगी, फिक्स। तो चार्ज इंक्रीज होने से कैपेसिटी चेंज नहीं होने वाली। सेकंड, साइज ऑफ ए कंडक्टर।
साइज ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का साइज यदि इंक्रीज कर दोगे तो क्या कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जैसे वाटर टैंक में आप साइज बड़ा करते हो तो ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हो ना, छोटी टंकी छोटा पानी, कम पानी, बड़ी टंकी ज्यादा पानी। वैसे यदि कंडक्टर स्मॉल साइज में है, रेडियस कम है, तो कैपेसिटी कम रहेगी, ज्यादा रेडियस होगा ज्यादा कैपेसिटी होगी। कैसे? अभी फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, C is equal to 4 pi epsilon naught into R। जब रेडियस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है if size of a conductor increases then capacity of a conductor is increases also। Third, और पोटेंशियल को कौन सा इफेक्ट कर रहे थे? कौन से फैक्टर? तो थर्ड फैक्टर अपन ने देखा था ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंक्रीज होने से पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। क्योंकि फॉर्मूला क्या था? V is equal to 1/4 pi epsilon naught into K into Q by R। ये डिनोमिनेटर में था। पोटेंशियल क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। और पोटेंशियल यदि डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और वैसे भी देखो, ये फॉर्मूला किया अपन ने, C is equal to 4 pi epsilon naught into K into R। तो यदि आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा भाई, C is equal to 4 pi epsilon naught into K into R। ये K यहाँ पर है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि एयर हो तो K की वैल्यू 1 होती है, और उस वक्त यदि हम कंडक्टर की कैपेसिटी बोलेंगे तो C नॉट से डिनोट करते हैं। C नॉट का मतलब कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इन एयर। और यदि मीडियम में बात करें तो हम बोल सकते हैं Cm is equal to 4 pi epsilon naught into K into R। इसका मतलब ये हुआ कि Cm is equal to K times of 4 pi epsilon naught into R। और 4 pi epsilon naught R क्या होता है? C naught। इसका मतलब Cm is equal to K times of C naught। और आप सबको पता है K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। एयर के लिए 1, बाकी सबके लिए ग्रेटर देन 1। मैंने आपको बताया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज हमेशा इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होती है। एयर के लिए 1, वाटर के लिए 81 और मेटल के लिए इनफाइनाइट। तो नो डाउट मीडियम में यदि आप बात करोगे तो Cm upon C naught is equal to K by 1। Since K is greater than 1, therefore capacity of a conductor in medium, it is greater than capacity of a conductor in air। जितनी एयर में उससे ज्यादा होगी। फिर फोर्थ कौन सा फैक्टर था? तो आप याद कीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर चार्ज कंडक्टर। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अनचार्ज कंडक्टर को रखते हैं क्लोज, तो उस पर क्या हो जाएगा? अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अपोजिट चार्ज की वजह से यदि आप प्लस था यहाँ माइनस हो गया, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होता है और माइनस की वजह से क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फर्स्ट के कारण मान लीजिए 10 वोल्ट था, सेकंड की वजह से -3 वोल्ट हो गया। पहले 10 था, लेकिन जैसे अनचार्ज को रखा
-3 हो गया। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 7 हो गया ना, 10 प्लस -3 7, मतलब डिक्रीज हो गया। 10 था और 7 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल यदि डिक्रीज हो रहा है तो नो डाउट कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो इसीलिए कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं और आगे कैपेसिटर बनाते हैं। आगे मैं कैपेसिटर पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें मैं समझाऊंगा कि ये प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है बैटरी का, बैटरी के इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एक प्लेट क्लोज रख देते हैं। जैसे ही क्लोज रखते हैं तो इस पर आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और फार एंड पर आ जाता है प्लस। इसको आउटर वाले को हम लोग अर्थिंग दे देते हैं, तो अर्थिंग देने से पूरा प्लस चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल केवल क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि प्लस के कारण तो हाई था और माइनस कम करेगा। ये प्लस बढ़ा सकता था तो हमने अर्थिंग दे दी तो चला गया वो। अब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल यदि डिक्रीज होगा तो नो डाउट कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो आप। तो यदि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी यदि इंक्रीज करना है तो हम लोग इस तरीके से भी इंक्रीज करते हैं। ये कैपेसिटर बच्चों सारे डिवाइसेस में लगते हैं, कभी भी डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं करवाते हैं। फैन जो है ना, फैन को कभी भी, जैसे आप लोग देखते हैं ना, आप लोग के घर में क्या लगे हुए हैं? वाटर टैंक रखे हुए हैं ऊपर, सवेरे कारपोरेशन का पानी आता है, या मान लीजिए सपोज कारपोरेशन का पानी नहीं भी आ रहा है और बोरिंग है आपके यहाँ, तो आप लोग बोरिंग का स्विच ऑन कर देते हैं, तो जो वाटर है वो ग्राउंड से नीचे से कहाँ भरता है? वाटर टैंक में। फिर जब उस टैंक भर जाता है तो उसके बाद आप उस स्विच को ऑफ कर देते हैं, और फिर उस टैंक से वाटर जो है वो आप टैप के थ्रू यूज करते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं करते हैं कि एक बाल्टी पानी चाहिए तो पहले स्विच ऑन करेंगे, वाटर पंप चालू होगा, फिर उससे आप पानी ले लेंगे, फिर पता चला मम्मी को कपड़े धोना है, उनको एक बाल्टी चाहिए, तो फिर से वो बोरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एक बाल्टी भर रहे हैं, फिर वो अपना काम कर लिए। इस तरीके से नहीं करते। उसकी जगह पर पूरा वाटर कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं? ऊपर वाटर टैंक में, और फिर वो यूनिफॉर्मली थ्रू टैप आपको वाटर मिलता रहता है। सेम एक्चुअल में यहाँ पर भी होता है। एमपीपी से जो करंट आता है वो डायरेक्ट डिवाइसेस में नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है, तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए पहले चार्ज कहाँ स्टोर करते हैं? कैपेसिटर्स में, और फिर कैपेसिटर्स के थ्रू जो है वो चार्ज को ट्रांसफर करते हैं या सप्लाई करते हैं। जैसे फैन है तो फैन की कॉइल में, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली करंट फ्लो करता है। फैन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, नहीं तो बार बार वोल्टेज चेंज होगा तो फैन तेज और धीमा होगा। तो वो सब चीजें ना हो इसलिए पहले कैपेसिटर में और फिर कैपेसिटर के बाद सप्लाई करते हैं आगे। ये कैपेसिटर आगे यूज होता है, अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में, पर पहले उसको पढ़ने से पहले मुझे पूरा ये सब समझाना पड़ेगा आपको, कैपेसिटी टर्म्स, फिर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और मैंने आपको ये डिटेल में समझाया, और आपको बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर मैंने बोला चार्ज, तो आपको बोलना होगा कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, it is independent from charge. Capacity, it is independent from charge. चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। The second, size of a conductor. If the size of a conductor increases, then capacity of a conductor is also increases. Third, on dielectric medium, due to the presence of dielectric medium, the capacity of a conductor increases. And fourth, due to the presence of uncharged conductor near the charged conductor, the capacity of a conductor increases. तो बच्चों ये 4 फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना चाहिए एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर की एनर्जी, तो मतलब हम यदि उस कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में वर्क रिक्वायर्ड होता है, और जो भी वर्क होता है वही एक्चुअली में उसमें स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर is stored in form of energy and this is called energy of a conductor। तो अब यदि किसी कंडक्टर को आप चार्ज करते हैं तो उसमें आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसको आपने स्मॉल चार्ज dq दिया, और आप सबको पता है कि ये चार्ज देने से इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा और इसके लिए वर्क भी रिक्वायर्ड होगा। तो सपोज स्मॉल वर्क रिक्वायर्ड होता है dw, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q, तो dW बाय dQ जाएगा। इसका मतलब dW इज इक्वल टू V इंटू ऑफ dQ। व्हाट इज dQ? स्मॉल चार्ज सप्लाइड टू द कंडक्टर, एंड व्हाट इज dW? स्मॉल वर्क डन। तो जब यदि हम इसको dq ना करके dq चार्ज देते जाएं, जिससे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा और इसमें थोड़ा थोड़ा वर्क लगेगा dw, तो टोटल वर्क यदि हम बोलते हैं तो टोटल वर्क, क्योंकि यही वर्क तो स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में, तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, इंटीग्रेशन हो जाएगा, समेशन मतलब इंटीग्रेशन। अब W इज इक्वल टू, तो आप देखिए इंटीग्रेशन dW की जगह आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन V इंटू ऑफ dQ। पोटेंशियल यहाँ चार्ज इंक्रीज हो रहा है 0 टू Q, पहले चार्ज 0 था और धीरे धीरे आप Q चार्ज देते जा रहे हैं। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, भाई C इज इक्वल टू Q बाय V था ना, तो Q इज इक्वल टू CV, या V इज इक्वल टू Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q, V की जगह Q बाय C इंटू ऑफ dQ। W इज इक्वल टू 1 बाय C कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन Q इंटू ऑफ dQ फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। W is equal to 1 upon C integration x to the power n, x to the power n plus 1 upon n plus 1 from 0 to Q। भाई इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन x to the power n क्या होता है, x to the power n plus 1 upon n plus 1। इसका मतलब W is equal to 1 upon C, ये हो जाएगा Q square by 2 from 0 to Q, means W is equal to 1 upon 2C, to be constant, Q square from 0 to Q, means W is equal to 1 upon 2C, Q square minus 0 square, means W is equal to half Q square by C। ये वर्क की वैल्यू आई, यही वर्क तो एक्चुअली में एनर्जी है। कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो जो वर्क रिक्वायर्ड होता है वो वर्क स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। Amount of work required for charging of a conductor is stored in form of energy, and this is called energy of a conductor. It is denoted by capital U. Thus capital U is equal to W, therefore U is equal to half Q square by C।
फिर आप सबको पता है हो गया 1, Q इज इक्वल टू CV, तो U इज इक्वल टू हाफ Q की जगह CV स्क्वायर बाय C। तो इसका मतलब U इज इक्वल टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। 1C कैंसिल, U is equal to half CV square, ये 2। फिर नेक्स्ट इसी में देखिए एनर्जी का फॉर्मूला Q और C के फॉर्म में, U का एनर्जी का फॉर्मूला C और V के फॉर्म में, एक और फॉर्मूला Q और V के सब यूज होता है। तो हमको पता है C is equal to Q by V, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो U is equal to half Q by V into V square, 1V cancel, U is equal to half QV, ये थर्ड फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर इसके 3 फॉर्मूले हैं और तीनों यूज में आते हैं। तीनों आपको याद करना पड़ेंगे। एक ये हाफ QV हाफ CV स्क्वायर और थर्ड हाफ Q स्क्वायर बाय C। बच्चों एक और बात, हमने ये देखा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब यदि आप चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। सपोज मैंने x एक्सिस पर चार्ज लिया है, y एक्सिस पर पोटेंशियल, और Q और V के बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। इस ग्राफ का चार्ज एक्सिस के साथ में जितना एरिया कवर होगा, कौन सा ग्राफ? QV ग्राफ, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ। Thus the area covered by charge potential graph with the charge axis, it shows which quantity। तो आप निकाल कर देख लीजिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो जाएगा। ये चार्ज है Q, या हाइट है पोटेंशियल V, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप लोगों को पता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस Q हाइट V, तो हाफ Q इनटू V। और आपको दिख रहा है कि हाफ Q इनटू V क्या होता है? एनर्जी। तो इसका मतलब ये जितना एरिया कवर कर रहा है वो क्या शो करेगा? एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। A is equal to of U, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो कभी यदि हमको ग्राफ दिया हो QV ग्राफ, और यदि हमको उसकी एनर्जी फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल, उस ग्राफ का चार्ज एक्सिस के साथ में टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी एरिया आएगा वो क्या शो करेगा? एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि बोर्ड आपको पूरा दिखे।